हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जे हरीश फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हमें देखना है क्वेश्चन सॉल्विंग, दैट इज एमसीक्यू सॉल्विंग। अभी हमारा टॉपिक नंबर 3 शुरू है और इसमें इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स के क्वेश्चन हमें आज डिस्कस करने हैं। अब देखो, इसके क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। टू आइडेंटिकल साइनोसाइडल वेव्स ईच ऑफ एम्पलीट्यूड 5 मिलीमीटर। देखो, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम है। कितना है, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। ओके, और क्या दिया उन्होंने, विथ फेज डिफरेंस, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है π/2, दैट इज 90 डिग्री। और क्या दिया है, आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इन स्ट्रिंग, द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज। देखो, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो सुपरपोजिशन के बाद में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। आपको पता है सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस के बाद में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला है R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस ऑफ फाई। ओके, अब देखो A1 स्क्वायर एम्पलीट्यूड सेम है तो हम क्या करेंगे, A स्क्वायर प्लस 2A इंटू कॉस ऑफ फाई, ऐसा करेंगे। अंडर रूट ऑफ, देखो 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ फाई, ऐसा है। अब देखो अंडर रूट ऑफ, देखो कॉस फाई की जगह पे अगर हम ऐसा करेंगे, फाई की जगह पे 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, ओके, इंटू कॉस फाई मतलब क्या करेंगे, उसकी जगह पे हम लोग कॉस ऑफ फाई मतलब कितना 90, तो कॉस ऑफ π/2 मतलब 90 डिग्री। देखो कॉस 90 0 होता है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर प्लस 0। अब इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये रूट ऑफ 2 इंटू ए, ऐसा हो जाएगा। अब रूट ऑफ 2 इंटू ए, R इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 होता है 1.414 इंटू ए कितना है, देखो वहाँ पे 5 मिलीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो नियर अबाउट ऑप्शन की तरफ देख के डिसाइड कर सकते हो, लेकिन कुछ ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट अभी आंसर दिया उन्होंने, 5√2 ही आंसर दिया है, तो ये √2 की जो वैल्यू हमने रखी है वो रखने की ज़रूरत नहीं है, √2 ही रखेंगे। तो 5 इंटू √2 मिलीमीटर, तो ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया सबको? ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखो कैसा है क्वेश्चन नंबर 2। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, वैसे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ b इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, विल बी। देखो ये दो वेव्स का सुपरपोजिशन है, एक इसे वेव कहेंगे और ये दूसरी वेव है, समझो प्लस माइनस किया है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्लस माइनस में पहले तो हम देखेंगे दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, रूट ऑफ a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, एक वेव है, इसे y1 कह सकते हैं। मतलब ये कैसे फॉर्म में है बच्चों, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 के फॉर्म में है। देखो ये कैसे है, दो वेव्स का सुपरपोजिशन हुआ, एक है y1 ये प्लस दूसरी है y2 से, तो ये दो SHM का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे y1 का ये है, y2 ये है, दोनों के बीच में का फेज डिफरेंस कितना है, 1 अपॉन रूट ऑफ a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ b इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी को साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2 ऐसा लिख सकते हैं। फेज डिफरेंस कितना है बच्चों, साइन है, ओमेगा टी है, ओमेगा टी प्लस π/2 है, मतलब फेज डिफरेंस कितना है दोनों में, फाई। देखो फाई ओमेगा टी में कितना एडिशनल है, π/2, तो फेज डिफरेंस हो गया π/2। ओके,
अब देखो दोनों के एम्पलीट्यूड, एक का एम्पलीट्यूड है 1/√a एंड दूसरे का एम्पलीट्यूड है और a2 इज इक्वल टू 1/√b एंड फेज डिफरेंस कितना है π/2। एक बात ध्यान में रखना है, चाहे आप प्लस करो या माइनस करो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या, r इज इक्वल टू √a² प्लस b²। अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, ओके, प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ फाइ, ऐसा हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला, होगा कि नहीं तो कुछ लोग कहेंगे तो यहाँ पे ऐसा a1² प्लस a2² इसके फॉर्म में भी अगर करना है तो एम्पलीट्यूड कैसा हो जाएगा, a1² a2² प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ a1 इंटू a2 इंटू कॉस ऑफ फाइ। अगर एडिशन करना है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे एडिशन, अगर यहाँ पे प्लस लेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस डाल सकते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए। ये y1 प्लस की जगह पे प्लस माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, मतलब प्लस माइनस y2 ऐसा है। y1 प्लस माइनस y2 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए भी हमने क्या किया, a1² प्लस a2² प्लस माइनस 2a1 a2 इंटू कॉस ऑफ फाइ। अब देखो वैसे फाइ की वैल्यू अगर π/2 रखेंगे तो ये cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये प्लस हो या माइनस हो सामने का जीरो होने वाला है, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू √of a1² प्लस a1² की जगह पे a1 कितना है वो रखते हैं, कितना है a1, 1/√of a उसका स्क्वायर प्लस a2 कितना है रे, 1/√of b उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 1/√of b उस स्क्वायर प्लस ये cos ऑफ फाइ, देखो फाइ कितना है, देखो 90, π/2 मतलब 90, तो cos फाइ जीरो होने वाली है, पूरी टर्म क्या होने वाली है, जीरो है, तो मैंने डायरेक्ट जीरो रखा है यहाँ पे, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √of 1/√of a का स्क्वायर मतलब 1/a प्लस 1/b, मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस a डिवाइड बाय ए बी, मतलब √of a प्लस b डिवाइड बाय ए बी, ये होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया सबको, ओके। तो ये हो गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अभी देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, मॉडल में थर्ड नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, टू वेव्स हैविंग इक्वेशन x1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस φ2, x2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस φ2। पहले में φ1 है, दूसरे में φ2 है ना, मतलब कैसा देखो, x1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस φ1 एंड x2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस φ2, ऐसा दिया है। और क्या बताया है इन्होंने, इफ इन द रिजल्टेंट वेव द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड रिमेन्स इक्वल। देखो रिजल्टेंट वेव जो भी होने वाली है उसमें फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्योंकि देखो इंडिविजुअल वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है। और उन्होंने कहा कि सुपर पोजिशन के बाद में रिजल्टेंट वेव में भी, मतलब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए ही होगा, तो आपको क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच में का। फेज डिफरेंस मतलब φ1 माइनस φ2 ऐसा भी बोल सकते हो, कितना है ऐसा पूछा है। φ1 फेज डिफरेंस मतलब ये साइन का ये पूरा फेज और ये दूसरा फेज, दोनों का डिफरेंस मतलब ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी क्या होने वाला है, जीरो, φ1 माइनस φ2, इसे फेज डिफरेंस कहते हैं। ये तो एसएचएम का ही क्वेश्चन है और एसएचएम में मैंने बहुत बार लिया है। अगर दो वेव्स का एम्पलीट्यूड ए है और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी उतना ही आता है तो फेज डिफरेंस कितना होगा। वापस से फार्मूला यूज करो, ये r इज इक्वल टू √of सुपर पोजिशन के बाद में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, बहुत आसान है। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए रखो, √of a² प्लस a², इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड ए, रिजल्टेंट का भी a, 2a cos ऑफ फाइ। इसे सॉल्व करेंगे, फाइ मतलब क्या है बच्चों,
φ1 माइनस φ2 को मैं फाइव बोलूँगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो मैंने बहुत बार सॉल्व करके दिया है, ये कुछ आएगा 2π/3 मतलब 120 डिग्री आता है। आपको पता है इस फार्मूले में डाल के सॉल्व करना है, और मैंने इसके पहले बहुत बार SHM में भी इसे सॉल्व करके दिया है। ओके, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उसे पढ़ो। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सेम डायरेक्शन, ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन इन द सेम डायरेक्शन इज गिवन। y1 इज इक्वल टू, देखो y1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t, a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx, and y2 is equal to a sin of omega t minus kx, omega t minus kx plus minus theta. The amplitude of medium particle will be, मतलब मीडियम का कोई पार्टिकल है जहाँ पे ये वेव्स पहुँच रही है, और क्या हो जाएगा बच्चों, मीडियम के पार्टिकल को जब भी वेव्स पास होती है मीडियम के थ्रू, मीडियम के पार्टिकल को ऑसिलेट करती है। अगर मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट होगा तो दोनों वेव्स के सुपर पोजिशन की वजह से ऑसिलेशन होगा इसका। SHM अगर मीडियम का पार्टिकल करता है तो ये दोनों वेव्स के सुपर पोजिशन की वजह से SHM कर रहा है। मतलब पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है तो देखो फेज डिफरेंस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। फेज डिफरेंस कितना है, देखो ये थीटा से पीछे है, मतलब दोनों के बीच में का फेज का डिफरेंस इसमें से इसे माइनस किया। देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ थीटा, ये फेजेस है दोनों वेव्स के, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो थीटा आता है। मतलब फेज डिफरेंस इज इक्वल टू थीटा। एम्पलीट्यूड कितना इंडिविजुअल वेव का, देखो A1 इज इक्वल टू A2, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या है, A है। ओके, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसे मैं स्मॉल a1 स्मॉल a2 कहूँगा तो और भी आपके लिए मतलब दिखने में कैसे कि आपको रूटीन में हम a1 a2 यूज़ करते हैं, और a है दोनों का। अंडर रूट ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस ऑफ फाई, फेज डिफरेंस ऐसा है। अब क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर है, प्लस a2 स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर है, 2a इंटू कॉस ऑफ थीटा। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, देखो आगे सॉल्व करो उसे। अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा ट्रिगोनोमेट्री से आपको पता है 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2। मतलब क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट में 2a स्क्वायर इंटू 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 ऐसा हो जाएगा। ओके, तो इसे सॉल्व करो आगे क्या हो जाएगा, देखो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 ऐसा है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आगे का सॉल्यूशन जो है आ सकता है। आपको स्क्वायर रूट के बाहर निकलना है, सिर्फ ये आपको आता है, स्क्वायर रूट के बाहर निकलना है, बाकी कुछ नहीं। स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2, 4 का 2, a स्क्वायर का क्या हो जाएगा a, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 का कॉस ऑफ थीटा बाय 2, ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया बच्चों, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अभी देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। 5th नंबर का क्वेश्चन, द टू इंटरफेरिंग वेव्स हैव इंटेंसिटी इन द रेशियो। देखो
दो वेव्स इंटरफर हो रही है और उनका इंटेंसिटी का रेशियो क्या है, I1:2 I2 इज गिवन, दैट इज 9:4, 9:4 ये इंटेंसिटी का रेशियो है। ओके, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा का कितना होगा, ऐसा पूछा है। मतलब आप सबको पता है दो वेव्स की वजह से क्या होता है, सुपरपोजिशन होगा। सुपरपोजिशन की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगा। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो वो आई मैक्स है। और मिनिमम जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम में जाती है, वो होता है आई मिनिमम। तो दोनों का आपको रेशियो बताना है, ऐसा सवाल है आपको। ओके, तो इसे सॉल्व करना है आपको। ओके, तो बहुत ही आसान है बच्चों। पहले तो आपको सुपरपोजिशन की वजह से मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है वो भी मैंने पढ़ाया है। आई मैक्स इज इक्वल टू होता है √I1 प्लस √I2। सही है, ब्रैकेट का स्क्वायर होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी। उसके बाद में मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, आई मिनिमम √I1 माइनस √I2 ब्रैकेट का स्क्वायर होता है मिनिमम इंटेंसिटी। दोनों का रेशियो लेंगे तो आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2 ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइड बाय √I1 माइनस √I2 ब्रैकेट का स्क्वायर। देखो आई मैक्स की जगह पे आई मैक्स रखा, वहाँ पे डिवाइड बाय आई मिनिमम की वैल्यू कितनी है, ये है, ये डिवाइड की। तो क्या होता है, देखो इसमें से कैसे कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब कॉमन अगर निकालेंगे रूट ऑफ I2 को कॉमन निकालो तो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा I2, क्योंकि रूट ऑफ I2 बाहर निकाल रहे थे लेकिन ब्रैकेट का स्क्वायर है तो I2 बन जाएगा बाहर आके। तो ये ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, √I1 कॉमन निकाला तो यहाँ पे तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, I1 डिवाइड बाय I2 प्लस ऑफ 1 ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ से भी कॉमन निकला है बाहर I2। अगर I2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में I1 प्लस डिवाइड बाय I2 माइनस ऑफ 1 ब्रैकेट स्क्वायर और I2, तो रूट ऑफ I2 बाहर निकाला था कॉमन, लेकिन क्या हो गया, ब्रैकेट का स्क्वायर था तो बाहर आते वक्त इसका स्क्वायर हो गया, I2 कैंसिल हो गया ऊपर के नीचे के। I1 बाय I2 हमारे पास है कितना है, देखो 9/4। इसे अगर यहाँ पे I1 बाय I2 की जगह पे रखा तो 9/4 रूट में प्लस 1 डिवाइड बाय √9/4 माइनस ऑफ 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखो आई मैक्स डिवाइड बाय आई मिनिमम, 9/4 की जगह पे 3/2 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय 3/2 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। 3/2 प्लस 1 हो जाएगा 5/2 ब्रैकेट का स्क्वायर। मैं स्क्वायर को कॉमन निकालता हूँ, तो स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 डिवाइड बाय 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/2। और ब्रैकेट का कॉमन स्क्वायर करता हूँ दोनों का, 2 कैंसिल होगा, जब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/1। ये हो गया आई मैक्स टू आई मिनिमम। बहुत ही आसान था। ओके, तो ये हो गया 25/1, बिल्कुल ऑप्शन में दिया है क्या बच्चों, दिया है। ओके, 5th नंबर का क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अभी हम 6th नंबर के क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। सिक्स नंबर का क्वेश्चन अभी देखते हैं। अ पॉइंट सोर्स इमिट साउंड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। देखो एक पॉइंट सोर्स है, वो साउंड जनरेट करता है, वो सभी डायरेक्शन में साउंड भेजता है। ओके, और इक्वल इंटेंसिटी से भेजता है बच्चों, सभी डायरेक्शन में भेजता है। ओके, और क्या बताया उन्होंने, इक्वल इन ऑल डायरेक्शन इन नॉन एब्सॉर्बिंग मीडियम
2 points P and Q are at a distance 2 meter and 3 meter respectively from the point source। अब अलग से एक डायग्राम निकलता हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट सोर्स है, यहाँ से एक 2 मीटर पे सोर्स है, उसे सॉरी पॉइंट है, सोर्स से 2 मीटर पे एक पॉइंट है, उसे P कहा है, एंड दूसरा है एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस चाहे इस डायरेक्शन में लो या कोई और डायरेक्शन में 3 मीटर है, लेकिन Q पॉइंट का डिस्टेंस। और उन्होंने क्या कहा है, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज, मतलब इसकी मैं मानता हूँ यहाँ पे इंटेंसिटी अगर I1 है, यहाँ पे अगर I2 है, तो दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो आपको पूछा है। आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कोई भी पॉइंट सोर्स हो, वहाँ से अगर साउंड जनरेट होता है तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिस्टेंस के साथ में इंटेंसिटी का इनवर्स रिलेशन ऐसा है। इंटेंसिटी का मैंने फार्मूला भी दिया, आपको याद करो, पावर वाला फार्मूला। कैसे था फार्मूला वो, इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या था, पावर डिवाइड बाय 4πr²। इमेजिनरी स्फीयर कंसिडर करते हैं, अंदर पॉइंट सोर्स है और सभी डायरेक्शन में वो भेजता है साउंड को, तो पावर डिवाइड बाय 4πr², पावर कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू R2² डिवाइड बाय R1²। ओके, तो क्या होगा बच्चों, I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू R2² अपन R1²। तो R2² अपन R1² डिस्टेंसेस देखो, ये I1 मतलब ये R1 है, ये R2 है, तो R2² मतलब क्या करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9s/4। ये है I1 बाय I2। अब क्या पूछा आपको, देखो I1 बाय I2 पूछा है या दूसरा कुछ पूछा है, देखो द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज P/Q मतलब I1/I2, तो ये है 9s/4। ओके, उसके बाद में 7th नंबर का क्वेश्चन देखो। 7th नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, 7th नंबर के 6 नंबर का हो गया, अभी 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर के क्वेश्चन में दिया है द वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। एक वेव है y1 जिसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, वो y1 इज इक्वल टू है 4 sin ऑफ 404 पाई t, एंड दूसरी एक वेव है जिसका y2 डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा कह सकते हो, और वो है 3 × sin ऑफ 400 पाई t। ओके, देन बीट फ्रीक्वेंसी, पहले तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना होता है बच्चों, देखो पहले इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, और फिर हम बीट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो देखो साइन ऑफ ओमेगा टी होता है, ये ओमेगा टी है, तो पहले का ω1 कितना है वो देखना पड़ेगा, दूसरे का ओमेगा कितना है। देखो एम्पलीट्यूड ये है दोनों का, A1 पहले का एम्पलीट्यूड है 4, दूसरे का एम्पलीट्यूड है वेव का 3। एम्पलीट्यूड पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, देखो पहले ओमेगा कितनी, देखो ओमेगा इंटू टी, ω1 इज इक्वल टू 404 ऐसा इंटू पाई, ये ω1 है। ω1 क्या होता है, 2πN1 होता है। ω1 इज इक्वल टू 404 पाई, पाई कैंसल, N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 404 डिवाइड बाय 2 ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 202। ओके, उसके बाद में ये सेकंड देखो वेव ω2 कितना है, ω2 इज इक्वल टू देखो साइन ऑफ ओमेगा ये है 400 ये ओमेगा है 400 इंटू पाई। ω2 की जगह पे अब क्या करेंगे 2πN2 रखेंगे इंटू 400 पाई कैंसिल, तो N2 हो जाएगा 200। N1 देखो N1 कितना है 202 एंड N1 202 है एंड N1 है 200, तो बीट फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी 202 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 2। ओके, तो ये है बीट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया बच्चों 7th नंबर का क्वेश्चन। अभी देखते हैं 8th नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
बीट फ्रीक्वेंसी है। और क्या पूछा है रे 7th में, और कुछ पूछा है मुझे लगता है। बीट फ्रीक्वेंसी चलो 2 हर्ट्ज है, और उन्होंने इंटेंसिटी का रेशियो भी पूछा है। देखो ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में बीट फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऐसा दोनों पूछा। अभी इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा रे, I1/I2 is directly proportional to A1/A2 इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 ऐसा भी लिख सकते हैं। A1 कितना है 4 A2 कितना है 3 तो ये हो जाएगा 16:9। ये क्या हो जाएगा 16:9, मतलब ये, लेकिन इन्होंने इंटेंसिटी का भी रेशियो नहीं पूछा बच्चों, उन्होंने पूछा है मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। अब मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कैसे निकालें, वो निकालना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड दिया देखो 4 3, ध्यान में रखो 7th नंबर का ही क्वेश्चन देख रहे। A1 कितना है 4, A2 है 3। आपको पता है आई मैक्स डिवाइड बाय आई मिनिमम का एक फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिया है। सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस का जो कंसेप्ट थ्योरी में पढ़ाया है उसमें देख लेना। फॉर्मूला क्या दिया, आई मैक्स टू आई मिनिमम। आई मैक्स है A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर, वहाँ पे क्या होता है एडिशन ऑफ द एम्पलीट्यूड। आई मिनिमम होता है A1 माइनस A2 ब्रैकेट स्क्वायर। A1 प्लस A2, A1 है 4, A2 है 3 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पे 4 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, तो ये 49:1 होता है। मतलब जो दो वेव्स दिए उसका सुपरपोजिशन होगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी एस टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 49:1 रहेगा एंड बिट फ्रीक्वेंसी रहेगी 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है 49:1 एंड 2, मतलब बी ऑप्शन सही है 7th का। ओके, समझ में आ गया बच्चों। तो बच्चों अभी देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। अ स्टेशनरी पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड इमिट साउंड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन इन नॉन एब्सॉर्बिंग मीडियम। 2 points P and Q are at a distance 4 मीटर and 9 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सोर्स। तो देखो एक सोर्स है और ये सोर्स कैसा यूनिफॉर्मली सभी डायरेक्शन में साउंड की वेव्स इमिट करता है। वैसे स्पेस में है ऐसा पॉइंट सोर्स और वो सभी डायरेक्शन में मतलब साउंड वेव इमिट करता है। और क्या बताया उन्होंने, तो 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है 4 मीटर पे, मतलब P पॉइंट है 4 मीटर पे P पॉइंट है, और दूसरा एक पॉइंट है जो 9 मीटर पे है, वो है Q पॉइंट जो 9 मीटर पे है। ओके चलो दोनों यहाँ से कुछ इमिट हो गए। तो उन्होंने क्या कहा है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, आपको पता है इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया था। I1/I2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर डिवाइड बाय R1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो आप सबको पता है I1/I2 का ये भी फार्मूला है A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 करते, दोनों को इक्वेट करो, क्या हो जाएगा इक्वेटिंग 1 एंड 2। दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा I1/I2 इज इक्वल टू I1/I2 इक्वेट हो जाएगा इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। स्क्वायर अगर इसे निकाल देंगे कोई ज़रूरत नहीं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड का, तो क्या हो जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ओके, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ओके, R1 कितना देखो 4 डिवाइड बाय R2 कितना है 9। लेकिन एक बात ये भी कि इनवर्स रिलेशन है ना, तो यहाँ पे R2 स्क्वायर होना चाहिए, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, यहाँ पे भी R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, R2 अपॉन R1 इनवर्स रिलेशन है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
R2/R1, R2 मतलब 9 है, R1 है 4, तो 9:4 ये आंसर होगा। ओके, समझ में आ गया। 8 नंबर का क्वेश्चन रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड वाला बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो 9th नंबर का क्वेश्चन। टू पीरियोडिक वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2 पास थ्रू अ रीजन एट अ सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन, द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज। आपको सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी मतलब I मैक्स एंड प्लस I मिनिमम, ये कितना होगा ऐसा पूछा है। ओके, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। पहले I मैक्स कितना होता है बच्चों, इंडिविजुअल इंटेंसिटी दोनों वेव्स की क्या है, I1 एंड I2 है। इसका मतलब I मैक्स कितना होता है आप सबको पता है, I मैक्स √I1 प्लस √I2 ब्रैकेट का स्क्वायर होता है, एंड I मिनिमम होता है √I1 माइनस √I2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ऐसा है, दोनों के अगर एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, I मैक्स प्लस I मिनिमम इज इक्वल टू, मैक्स मतलब ये करेंगे पहले √I1 प्लस √I2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस I मिनिमम मतलब ये करना पड़ेगा √I1 माइनस √I2 ब्रैकेट का स्क्वायर। I1 प्लस I2 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a स्क्वायर मतलब √I1 का स्क्वायर हो जाएगा I1, √I2 का स्क्वायर मतलब I2 प्लस 2 √I1 इंटू √I2 a इंटू b प्लस a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 √I2 का स्क्वायर I2, और ये माइनस है इसलिए माइनस ऑफ 2 √I1 √I2 ऐसा हो जाएगा। देखो ये प्लस एंड ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो I1 प्लस I1 2I1 प्लस 2I2 ऐसा हो जाएगा, एडिशन करेंगे 2I1 प्लस I2। ओके, तो ये हो गया 9th नंबर का क्वेश्चन। अभी देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन। 10th नंबर का क्वेश्चन पढ़ो और उसे समझो। 10th नंबर का क्वेश्चन, तो बच्चों अभी 10 नंबर का क्वेश्चन हमें देखना है, वो क्वेश्चन जो है उसे पढ़ना। लाइट फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, देखो दो कोहेरेंट सोर्सेस है जिनका एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम है, और क्या दिया है उन्होंने, एम्पलीट्यूड सेम है, और उसके बाद में वेवलेंथ है लैम्बडा। ओके, इल्यूमिनेट द स्क्रीन, द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है मतलब I मैक्स होती है वो, और वो है I0। ओके, आप सबको पता है अगर दोनों वेव्स की इंटेंसिटी सेम है तो मिनिमम इंटेंसिटी जो है I मिनिमम इज इक्वल टू 0, I मिनिमम इक्वल टू 0। मिनिमम इंटेंसिटी 0 है, मैक्सिमम इंटेंसिटी इतनी है, तो उनका कहना है अगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंस की कंडीशन चाहिए। कोहेरेंस मतलब क्या होता है, दोनों सोर्सेस के बीच में का जो फेज है वो एक तो 0 होना चाहिए, नहीं तो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब आपको वेव्स का इक्वेशन दिया है तो उन दोनों का जो फेज डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए बस। अगर कांस्टेंट होगा तो वो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो उसे कहते हैं मतलब इनकोहेरेंट सोर्सेस। तो इनकोहेरेंट सोर्सेस में क्या होता है, अगर कोहेरेंट हो गए तो जहां पे मैक्सिमा है वहां पे मैक्सिमा रहेगा, जहां पे मिनिमा है वहां पे मिनिमा रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर कोहेरेंट सोर्सेस की वजह से मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी कोहेरेंट सोर्सेस की वजह से, तो इनकोहेरेंट सोर्सेस की वजह से क्या होता है, ये S1 है ये S2 है, इनकोहेरेंट सोर्स ये कोहेरेंट सोर्सेस है, देखो S1 S2 से वेव जा रही है। कोहेरेंट सोर्सेस हो गए तो वहां पे मैक्सिमम हो रहा है ऐसा कहा है।
अब इनकोहेरेंट सोर्सेस की वजह से क्या होता है, कभी वहां पे मैक्सिमा भी हो सकता है, कभी मिनिमा भी हो सकता है, क्योंकि फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है ना। आपको पता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के फॉर्मूला में अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस ऑफ फाइव। ओके, तो ऐसा फार्मूला है। तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो जो है वो ये फार्मूले से हम निकालते हैं। अगर ये फेज डिफरेंस मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा तो कॉस फाई 1 होता है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है आर इज इक्वल टू a1 प्लस a2। अगर ये फेज डिफरेंस अगर मतलब ऑड मल्टीपल पाई होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a1 माइनस a2। लेकिन उन्होंने क्या बताया है कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है मतलब एम्पलीट्यूड सेम होगा। एम्पलीट्यूड सेम है तो a प्लस ए हो जाएगा 2a, एम्पलीट्यूड सेम होगा तो a माइनस ए हो जाएगा 0। मतलब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम एंड मिनिमम। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव की वजह से मिनिमम हो जाएगी। फेज डिफरेंस अगर चेंज होता है, कभी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, कभी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, तो फेज डिफरेंस चेंज होता रहता है। इन कोहेरेंट सोर्सेस मतलब फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता। कोहेरेंट सोर्सेस है तो वहां पे मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन इन कोहेरेंट सोर्सेस में मैक्सिमा भी होता है कभी और कभी मिनिमा भी बन जाता है वहां पे, क्योंकि जो वेव्स निकल रही है, देखो ये दो सोर्सेस अगर इनकोहेरेंट सोर्सेस हो गए तो यहाँ का जो फेज डिफरेंस यहाँ पे वेव्स पहुंचने के बाद में जो फेज डिफरेंस है वो चेंज होता रहता है। ओके, तो ध्यान रखना आई मैक्स एंड आई मिनिमम है। तो अगर इनकोहेरेंट सोर्सेस हो गए तो अगर इंटेंसिटी बताना है तो हम लोग इनकोहेरेंट सोर्सेस के केस में इंटेंसिटी बताने के लिए इसकी एवरेज लेते हैं, क्योंकि कभी मैक्सिमम बनती है वहां पे, कभी मिनिमम बनते हैं, तो हम एवरेज लेंगे तो कितनी हो जाएगी, आई नॉट प्लस 0 डिवाइड बाई 2। ये हमें इंटेंसिटी बताने के लिए इनकोहेरेंट सोर्सेस के केस में आई नॉट बाय 2। ओके, तो ये हो गया 10th नंबर का क्वेश्चन। अभी देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, देखो द वेवलेंथ ऑफ द वेव इन अ मीडियम इज 0.5, लैम्बडा इज इक्वल टू 0.5 मीटर। द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेशन एट 2 पॉइंट्स इन द मीडियम ड्यू टू द वेव इज, फेज डिफरेंस मतलब फाई दिया है, कितना दिया है, पाई डिवाइड बाय 5। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। अगर फेज डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में, देखो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, कंसिडर करो यहाँ से वेव जा रही है और ऐसे जा रही है, तो 2 पॉइंट के बीच में का जो डिफरेंस है वो मतलब ये जो डिफरेंस है ये यक्स है, समझो इसे कहते हैं पाथ डिफरेंस। दोनों पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस कितना यक्स है। दोनों के बीच में का फेज डिफरेंस है पाई बाय 5, दोनों के बीच में का फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय 5, और दोनों की वेवलेंथ देखो लैम्बडा है, फेज डिफरेंस पाई बाय 5 है, तो आपको क्या करना है, पाथ डिफरेंस यक्स निकालना है। आपको एक मैंने आपको कन्वर्शन के फॉर्मूले लिख के दिए कि देखो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू, एक मिनट, फेज डिफरेंस, ऐसा फार्मूला है, फेज डिफरेंस इज इक्वल 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, ऐसा फार्मूला है। ओके, मतलब अगर आपको पाथ डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस कितना है, देखो 2 पॉइंट के बीच में का पाई बाय 5, हमें पाथ डिफरेंस निकालना है 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस कितना है, उसे डेल्टा यक्स कहेंगे, यक्स कहता हूँ, ठीक है, यक्स। अब देखो शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, लैम्बडा डिवाइड बाय 2 इंटू 5 क्या होता है 10, ये होगा यक्स, यक्स। देखो यक्स इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाय 10, लैम्बडा कितना है 0.5 डिवाइड बाय 10, मतलब क्या हो जाएगा 0.05 मीटर, ये हो गया
डिफरेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दैट 2 पॉइंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर का क्वेश्चन कैसा है, y1 इज इक्वल टू 10 to the power -6 इंटू साइन ऑफ 100t, साइन ऑफ 100t प्लस x बाय 5, सॉरी x बाय कितना है 50 प्लस 0.5 ऐसा दिया है। एंड y2 कितना बच्चों, देखो y2 इज इक्वल टू 10 to the power -6 इंटू कॉस ऑफ 100t प्लस x बाय 50 ऐसा दिया है मीटर में। ये दोनों भी मीटर में, ये ऊपर का भी मीटर में, यहाँ पे मीटर लास्ट में। x इज एक्सप्रेस इन मीटर एंड t इज एक्सप्रेस इन सेकंड। ओके, तो दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। फाई इज इक्वल टू हाउ मच। फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं आप, साइन के अंदर का जो एंगल है इनका डिफरेंस लेते हैं। अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे। लेकिन यहाँ पे कॉस है बच्चों, ध्यान में रखना कॉस है, तो पहले दोनों को साइन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए देखो, ऊपर का तो साइन में है, नीचे को भी कन्वर्ट करता हूँ। 10 to the power -6 इंटू कॉस ऑफ, कॉस को क्या करते हैं साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन ऑफ देखो 100t प्लस x बाय 50 प्लस पाई बाय 2 ऐड कर लो बच्चों। पाई बाय 2 क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, थीटा प्लस 90। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए साइन के अंदर पाई बाय 2 लिखा, वापस ये इक्वेशन आ सकता है, क्योंकि साइन ऑफ थीटा प्लस 90 क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा। ओके, तो अब दोनों साइन में हो गए। देखो ये y1 है और ये y2 है, ये y1 है, ये y2 है और ये ऊपर का y1 है। अब दोनों का देखो एम्पलीट्यूड साइन साइन, अब ये फेज डिफरेंस लो, कितना हो जाएगा देखो 100t प्लस x बाई 50 दोनों का हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, पाई बाई 2 माइनस 0.5, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 0.5। पाई बाई 2 होता है, पाई कितना होता है बच्चों 3.14 होता है, पाई 3.14 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.5, 1.57 माइनस 0.50, तो ये कितना होता है देखो, फाई इज इक्वल टू 1.57 माइनस 0.50 मतलब क्या हो जाएगा 1.07 रैड में हो जाएगा ये। ओके, तो ये हो गया फेज डिफरेंस। ओके बच्चों, समझ में आ गया ये। तो फेज डिफरेंस कितना होगा 1.07। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। थर्टीन नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों, उसे समझो, पढ़ो उसे। 13 ओके, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर इज 330। देखो वेलोसिटी दी है 330 मीटर पर सेकंड, ऐसा दिया है। उसके बाद में क्या दिया है, फॉर पर्टिकुलर साउंड इन एयर पाथ डिफरेंस, मतलब यक्स कहूंगा मैं उसे, यक्स या डेल्टा यक्स भी कह सकते हो। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.40 मीटर, इज इक्विवेलेंट टू फेज डिफरेंस। डेल्टा फाई या फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फेज डिफरेंस को फाई से रिप्रेजेंट करो, नहीं तो डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट किया तो भी चलता है। कितना दिया डेल्टा फाई, 1.6 पाई ऐसा दिया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव, मतलब फ्रीक्वेंसी आपको पूछे, यन कहूंगा फ्रीक्वेंसी को चलेगा, यन या एफ से फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यन से रिप्रेजेंट किया है, यन निकालना है। देखो मैं क्या करूंगा, इससे लैम्बडा निकालूंगा, ये वी है तो वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा करके यन निकाल सकता हूँ। देखो
अभी आपको पता है फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। फेज डिफरेंस इज इक्वल 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, ऐसा लिख सकते हैं। इसके पहले भी देखा है। डेल्टा फाई की जगह पे क्या रखेंगे 1.6 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, लैम्बडा निकालना है। डेल्टा एक्स उसके विथ रिस्पेक्ट टू पाथ डिफरेंस है 0.40, पाई पाई कैंसल, लैम्बडा कितना होगा शिफ्ट करो और उसे उधर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा देखो, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 इंटू 0.80, 2 इंटू 0.40 क्या होता है 0.80 डिवाइड बाय 1.6, ऐसा हो जाएगा ये। लैम्बडा इज इक्वल टू देखो ऐसा पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 80, नीचे हो जाएगा 160, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा ये। मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 0.5 मीटर वेवलेंथ हो गई। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता है, n इज इक्वल टू वी बाय लैम्बडा हो जाएगा। v की जगह पे क्या रखेंगे 330 डिवाइड बाय लैम्बडा की जगह पे देखो लैम्बडा कहाँ है, ये 1/2, 2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 660 हर्ट्ज। ओके, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन में है, आप देख लेना। अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन देखो, उसे समझो बच्चों। 14 नंबर का क्वेश्चन, ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी है वेव की कितनी है 500 हर्ट्ज। ओके, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 360 मीटर पर सेकंड। द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट, देखो दो पॉइंट्स है और दोनों के बीच में का फेज डिफरेंस है 60 डिग्री। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3 है। ओके, तो आपको क्या करना है, दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस मतलब डेल्टा एक्स निकालना है। P एंड Q ऐसे दो पॉइंट्स है, ऐसे भी अब जा रही है। दोनों पॉइंट के बीच में का मतलब आपको क्या दिया है, जो फेज डिफरेंस है वो π/3 दिया है, पाथ डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे n है v है, लैम्बडा निकालना जरूरी है। तो कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू v बाई n। v कितना है 330 डिवाइड बाई n कितना है 500, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 50, चलेगा यहाँ तक ही रखो, ये हो गया लैम्बडा। ओके, अब आपको क्या निकालना है, मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्चुअली डेल्टा फाई, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, ये फार्मूला स्टैंडर्ड है। आपको क्या निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है, शिफ्ट करो फिर। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इंटू, शिफ्ट करो, डेल्टा फाई इंटू लैम्बडा डिवाइड बाय 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू डेल्टा फाई डिवाइड बाय 2 पाई। लैम्बडा कितना है देखो, लैम्बडा 33 कहाँ है 33 डिवाइड बाय 50 इंटू डेल्टा फाई कितना है π/3, ये 2 पाई, पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो 3 डिवीजन में आ जाएगा 33 डिवाइड बाई 50 इंटू 1/2 इंटू 3, ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन में 3 से डिवाइड करेंगे तो 11, नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 50 100 हो जाएगा ये, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.11 मीटर, ऐसा ये डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखो 0.11 मीटर है क्या, क्वेश्चन नंबर 14। जीरो 0.11 मीटर मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 11 सेंटीमीटर, ऐसा भी बोल सकते हो। 11 सेंटीमीटर के आसपास देखो कितना 12 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। आंसर में 14 का आंसर देखो क्या है, 14 का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, मतलब 11 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन में फ़र्क नहीं पड़ता
क्योंकि बाकी ऑप्शन एक भी नजदीक है, 11 ऐसा कुछ आंसर नहीं दिया और बाकी बहुत दूर दूर ऑप्शन है, तो यही आंसर सही मानेंगे। 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आंसर। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो और उसे समझो। फिफ्टीन नंबर का क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू, प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या है 15 नंबर, y इज इक्वल टू 0.2 इंटू कॉस ऑफ पाई 0.04 इंटू टी प्लस 0.2 इंटू यक्स माइनस पाई बाय 6। ओके, ऐसा दिया है। द डिस्टेंस एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर टाइम सेकंड, व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग फेज डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच में का फेज डिफरेंस है पाई बाय 2 और उन्होंने कहा है पाथ डिफरेंस कितना होगा, ऐसा सवाल है। ओके, आसान है, कोई मुश्किल नहीं इतना ज़्यादा। वापस वैसे ही करना है, लेकिन आपको पहले वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। ओके, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे बच्चों, ये होता है ओमेगा टी, सबको पता है, टी वाली टर्म मतलब ओमेगा, यक्स का मल्टीपल होता है के, तो के इज इक्वल टू कितना है 0.2 के यक्स। इक्वेशन कैसा होता है, के यक्स ओमेगा टी ऐसा होता है, और ये होता है फेज आगे का। के इज इक्वल टू ये दिया है तो 2 पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 0.2, लैम्बडा कितना हो जाएगा, देखो लैम्बडा को शिफ्ट करो, बाकी 2 पाई डिवाइड बाय 0.2 इज इक्वल टू लैम्बडा, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय 0.2 इज इक्वल टू, पॉइंट शिफ्ट किया क्या हो जाएगा 20 पाई डिवाइड बाय 2, 10 पाई ये है लैम्बडा, ये वेवलेंथ है मीटर में। ओके, अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 दिया है उन्होंने, 2 पाई भी हमारे पास है, लैम्बडा की वैल्यू 10 पाई है, तो 10 पाई इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स निकालना है, पाई पाई कैंसल, ये अगर डिवाइड करेंगे 5 को शिफ्ट करेंगे तो 5 इंटू पाई बाय 2 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स है। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में दिया नहीं, मतलब आगे और सिंप्लीफाई करना है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना होता है देखो, वैसे सेंटीमीटर में दिया था क्या बच्चों, द डिस्टेंस सेंटीमीटर में था। ओके, तो इसका मतलब ये भी सेंटीमीटर में, कौन सा, ये पूरा कैलकुलेशन ये भी सेंटीमीटर में ही है शायद, फिर तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, सेंटीमीटर में जो भी है। 5 इंटू पाई की जगह पे 3.14 डिवाइड बाय 2। अब कैलकुलेशन करो, ओके तो बच्चों डिवाइड बाय 2 है, तो इसे क्या हो जाएगा 7.8 समथिंग है क्या, देखो ऑप्शन में बच्चों डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर आया है। आपका आंसर जो ऑप्शन दिए है मॉड्यूल में उसके साथ मैच नहीं होगा, उसका रीज़न है क्योंकि मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन उन्होंने सॉल्यूशन में रेफर नहीं किया है। जो मॉड्यूल में क्वेश्चन हमारा है ना, वही सॉल्यूशन में क्या हो गया है कि मतलब जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया यहाँ पे। कैसे, ये जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन में इसे हमें पाई इंटू एक्स ऐसा लिखा है, मतलब यहाँ पे 0.2 पाई एक्स ऐसा रेफरेंस लिया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं है। क्वेश्चन में कितना क्या दिया है, सिर्फ 0.2 एक्स ऐसा दिया है, एंड सॉल्यूशन के वक्त वही कैसा रेफर किया है क्वेश्चन 0.2 पाई एक्स, तो ये पाई एडिशनल बाद में लिया है, इसीलिए जो सॉल्यूशन है वो अलग आ रहा है। अगर आपको मॉड्यूल के आंसर के साथ में मैच करना है तो क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0.2 पाई एक्स
फिर मॉड्यूल के आंसर के साथ में मैच हो जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे पाई नहीं लिया है, तो मेरा आंसर यही आ रहा है और ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर सही है। ओके, मॉड्यूल के क्वेश्चन के हिसाब से अगर निकालना है तो आपको करेक्शन करना पड़ेगा। मॉड्यूल के क्वेश्चन, मॉड्यूल में 0.2 इंटू पाई सोल्यूशन में रेफर किया है, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है उसके हिसाब से ये आंसर है। ओके, ठीक है बच्चों, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।